अरुणोदराय नमः। अथर्व क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर चर्चा करनी है, आप लोग स्वस्थ रहें, ईश्वर की असीम कृपा आपके मजबूत इरादों पर और मजबूत सुदृढ़ता प्रदान करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने आप को कमजोर ना महसूस करें। ऐसी ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बरसे। कल हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत सबसे पहले हर्यक वंश को देखा, समझा, चर्चा हुई कल। आज मगध साम्राज्य के अंतर्गत उत्कर्ष के अंतर्गत मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत दूसरा जो राजवंश हुआ शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कैसे हुआ? शिशुनाग जो है हर्यक वंश में अमात्य था। आज इसी के शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा होगी। शिशुनाग वंश कितने शासक हुए, इनका समय क्या था और ग्रंथों में इनके बारे में क्या कहा गया है, इन सब की चर्चा आज हम शिशुनाग वंश के टॉपिक पे करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। शिशुनाग वंश या इसे शिशुनाग वंश भी कहते हैं। स्थापना वर्ष 412 ईसा पूर्व की है। संस्थापक इसके थे शिशुनाग। मुख्य शासक शिशुनाग, कालासो, दो मुख्य शासक थे शिशुनाग वंश के। पहला शिशुनाग और दूसरा कालासो। राज्य का विस्तार इनका बांग्लादेश से मालवा तक का राज्य इनके साम्राज्य में सम्मिलित था। राजधानी वैशाली और पाटलिपुत्र दोनों ही थे। पहली पाटलिपुत्र थी, दूसरी वैशाली। पूर्ववर्ती हर्यक वंश का पूर्ववर्ती शिशुनाग वंश। शिशुनाग के पहले यानी पूर्ववर्ती मतलब पहले हर्यक वंश था। परवर्ती यानी बाद में, शिशुनाग वंश के बाद में परवर्ती यानी नंद वंश होता है। शिशुनाग वंश का जो समय था 412 से 394 ईसा पूर्व का समय था उनका। शिशुनाग वंश से संबंधित एक महत्वाकांक्षी शासक था दीपवंश महावंश के अनुसार यह मगध में हर्यक वंश के बाद वहां के अमात्यों व मंत्रियों ने काशी के गवर्नर को मगध का राजा बनाया। इसी के नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। इसने मगध साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। महावंश टीका एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। शिशुनाग को महावंश की टीका में उल्लेखित है कि यह एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ। पुराण शिशुनाग को क्षत्रिय मानते हैं। पुराणों में इसका उल्लेख क्षत्रिय बताया है। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को शिशुनाग नामक अमात्य ने पदच्युत कर मगध पर अपना अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स पर विजय कर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किया। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। अवंती, मद्र, मालवा और उत्तर के अनेक क्षेत्रों को शिशुनाग ने अधिकृत कर लिया।
वत्स और कौशल विजय भी हासिल की। वत्स तथा अवंती पर अधिकार होने से पश्चिमी विश्व के सघन व्यापार का मार्ग खुल गया। गिरिब्रज पाटलिपुत्र के अतिरिक्त इसने वैशाली राजधानी बनाई दूसरी, और इसका समय 412 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और 394 ईसा पूर्व तक रहा। अब इसके बाद देखते हैं शिशुनाग के बाद जो शासक हुआ कालाशोक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शिशुनाग वंश का जो दूसरा शासक हुआ कालाशोक, कालाशोक का समय था 394 से 366 ईसा पूर्व तक का। इसे काकवण भी कहा जाता है कालाशोक को। कालाशोक का नाम पुराण में तथा दिव्यदान में काकवण का उल्लेख प्राप्त होता है। वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाता है कालाशोक। कालाशोक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, जिसका समय था 383 ईसा पूर्व में। और इसी समय बौद्ध संगीत जो हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में स्थविर और महासांधिक में विभाजित हो गया था। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की राजधानी में भ्रमण करते समय गले में छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई थी। कालाशोक की हत्या करने वाला नंदवंश का सम्राट महापद्मनंद था। कालाशोक ने संभवतः 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक के मृत्युपरांत 22 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन या महानंदिन था। यह था आपका शिशुनाग वंश। मगध साम्राज्य में उत्कर्ष, इनका क्या योगदान था, यह हमने देखा, इसकी चर्चा हुई आज। अब अगला जो आता है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में नंदवंश, जिसकी चर्चा करते हैं कि मगध साम्राज्य में नंदवंश का क्या योगदान है, क्या उपलब्धि है। मगध के उत्कर्ष में तीसरा जो वंश आया नंदवंश आया। नंदवंश का समय था 344 से 323 या कहीं कहीं 322 ईसा पूर्व लिखा हुआ प्राप्त होता है। नंदवंश के लोग, नंदवंश के जो शासक थे, जैन मत के पोषक थे। पुराणों में सर्वक्षत्रांतक की उपाधि महापद्मनंद को दी गई थी, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्वक्षत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। महापद्मनंद पहला शासक हुआ। 344 से 322 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी
प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। यह निम्न जाति का शासक था। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शशनाग वंश के अंतिम शासक नंदवर्धन की शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, ऐसा बताया गया है पुराणों में। विष्णु पुराण में महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला बताया गया, अर्थात सर्व क्षत्रांतक बताया गया है। महावंश टीका में नंदों को अज्ञात कुल का बताया, जो डाकुओं के गिरोह का मुखिया था। महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। कार्तियस ने नंदों को नाई जात का बताया है और नंदों के पास जो सेना थी उसके बारे में भी वर्णन किया है। 20,000 अश्वारोही थे, 2 लाख पैदल और 3,000 हाथी थे, ऐसा वर्णन कल्टियस ने किया है अपने लेख के माध्यम से। उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन जैसे विद्वान नंद वंश में ही उत्पन्न हुए थे। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, अतः उन्हें नवनंद कहा जाता है। पहला नंद वंश का क्रम इस प्रकार था: महापद्मनंद, उग्रसेन, दूसरा था पंडुक, तीसरा पंडगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोवी शारक, सातवां 10 सिद्धक, 8वां कैवर्त और 9वां धननंद था। 9वां शासक इनका धननंद था। नंद वंश का अंतिम शासक तथा सिकंदर का समकालीन धननंद था। ठीक है ना। नंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया था। यूनानी लेखकों में इसे किसे नंद को यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा गया है। सकटाल और स्थूलभद्र जैन अमात्य नंद वंश में थे। नंद वंश धनी और शक्तिशाली था। कहा जाता है कि इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धननंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्यों के शासन में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। मगध साम्राज्य में ये तीनों राजवंशों का योगदान था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष में यह टॉपिक है समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे चालू करेंगे। तब तक धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।